की डेफिनेशन है। बादल बादल बादल। कोशिश करो, ऐसे नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लिख पाया भी है। सिक्स होगा, सिक्स होगा, हो सकता है। 50 या हाँ। तो कौन बताना चाहेगा? बताओगे? बताओ। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा मैं, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। बर्नौलीज थ्योरम की डेफिनेशन लिखवाई थी ना, एक छोटी सी। ये कांस्टेंट होता है, ये तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसको भी गलत कर दूंगा। एक मेन वर्ड छूट रहा है इसमें, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। बच्चे, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना बहुत जरूरी है, तभी होगा वो। ठीक है, तो इन एनी स्ट्रीमलाइन फ्लो द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल हेड, ग्रेविटी हेड एंड प्रेशर हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट। या फिर इस बात को हेड की जगह, आपको हेड समझ नहीं आ रहा हो तो आप बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो भी चलेगा। हाँ, हेड ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हेड। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। चलो, तो कल मैंने आप लोगों को इसका डायग्राम बनवा दिया था, आज शुरू करें डेरिवेशन। सबसे पहले बड़ी वाली डेरिवेशन करवाऊं या फिर डायरेक्ट छोटी वाली करवा काम खत्म करूं? बेटा, बड़ी वाली एग्जाम में याद भी तो करनी पड़ेगी। मार्क्स दोनों में बराबर ही आने, छोटी वाली करो ना, बड़ी वाली। चलो, H1 हाइट, कल ये डायग्राम बनवाया हुआ था, आप लोगों को तो जरूरत नहीं है। या फिर किसी का मन हो तो बना सकता है, तो कोई मनाही भी नहीं है। चले शुरू करें। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती वो कांस्टेंट होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में यही पढ़ा था आपने, क्या बोला था? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये था वर्क एनर्जी थ्योरम। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या थी? अपन इससे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी होगी डेरिवेशन। और एक थी अपनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कहती थी? टोटल वर्क डन या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही होता था। ये थी अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे कर लेते हैं, इससे बहुत छोटा पड़ेगा, बेटर है। ठीक है ना? तो बच्चों, ये बताओ कि यहाँ पर वर्क कर कौन कौन रहा है? अगर यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक जा रहा है तो वर्क कौन कौन कर रहा होगा? ग्रेविटी कर रही हो, पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। प्रेशर वर्क कर रहा है, कैसे? सही है, बिल्कुल। कैसे? देखो, ऐसे समझते हैं, बहुत आसान से तरीके से समझते हैं। मान लो बच्चे, यहाँ के फ्लूइड ने, यहाँ के फ्लूइड ने आगे वाले फ्लूइड को थोड़ा सा प्रेशर किया, जस्ट बगल वाला पॉइंट लिया है मैंने। ठीक है, जस्ट बगल में प्रेशर करके इस फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी फ्लूइड की? V1, तो इसकी भी V1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में, ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, वो टाइम था डेल्टा टी। मान सकते? तो ये बताओ कि प्रेशर कहाँ लग रहा होगा? प्रेशर की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। और प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूँ। और मुझे क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी लाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा? क्या V1 डेल्टा टी लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट? तो प्रेशर एट पॉइंट वन P1 A1 इंटू V1
इंटू डेल्टा टी। हाँ या ना? ये क्या हो गया अपना, इस पॉइंट पर वर्क और इस पॉइंट पर, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। बस क्या हो जाएगा वहाँ पर, V1 V2 की जगह A2 मतलब 2 आ जाएगा 1 की जगह। तो यानी मैं इस ये W1 बोलता हूँ, ये W2 बोलता हूँ, ये हो जाएगा P2 A2 B2 डेल्टा टी। कोई दिक्कत है इस बात? आसान सी। अब एक और बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को याद करवाऊँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या कहती थी, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, डेल्टा टी दोनों के लिए टाइम सेम है। क्या मास निकाल के बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल मास ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ होगा? टोटल मास ट्रांसफर, मास को क्या बोल सकते हैं अपन, डेल्टा एम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रॉ इंटू, बेटा कितना वॉल्यूम हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल। मैं डायरेक्ट बोल दूँ A2, मतलब फर्स्ट वाले के लिए बोलूँ तो A1 B1 डेल्टा टी। देखो ये तो क्या है अपना एरिया, और एरिया इंटू हाइट अगर आप करते हो वही तो वॉल्यूम होता है, तो मैंने यही तो किया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना मास ट्रांसफर हुआ। अच्छा मैं वी का ऐसा वाला बताया था ना वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ से क्या आप लोग मुझे A1 B1 T1 की A1 B1 डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आएगा, डेल्टा एम अपॉन रॉ इज इक्वल टू A1 B1 डेल्टा टी। क्या इसको यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? रिप्लेस करके देखते हैं। W1 क्या आ जाएगा, W2 क्या आ जाएगा? W1 आ जाएगा मेरा बच्चों P1 डेल्टा एम अपॉन रॉ, और ऐसे W2 आ जाएगा मेरा P2 डेल्टा एम बाय। क्या इस बात से कोई दिक्कत? आसान सी बात थी, सबको समझ आया यहाँ तक? चेंज इन वर्क डन निकाल सकते हैं कैसे? यहाँ पर एक छोटा सा पंगा होगा, करो चलो, W2 माइनस W1 करोगे, P2 माइनस P1 आ जाएगा, चलो क्या? हाँ तो टी गायब कर देना, टी की जरूरत क्या है हमें, जरूरत भी नहीं। डेल्टा एम बाय रॉ P2 एम बाय रॉ, ये तो कांस्टेंट ले लोगे, डेल्टा एम बाय रॉ बचेगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ वाले फ्लूइड को जब ये प्रेशराइज कर रहा होगा तो फ्लूइड फोर्स कहाँ लग रहा होगा, किस डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट? राइट क्यों लगाएगा बेटा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है रोकने की, लेफ्ट लगाएगा। यहाँ पर इसके साइन चेंज, P1 माइनस P2 हो जाए, क्यों? क्योंकि बेटा इसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया की वजह से रोकने की, जैसे यहाँ से प्रेशर आएगा इनर्शिया इसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, यानी फोर्स किधर लगा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इस एक्सप्रेशन में इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, ये क्या होगा P1 माइनस P2 डायरेक्शन की वजह। ठीक है, बात समझ आई? तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक बात बोलता हूँ, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय रॉ P1 माइनस, चलेगा? क्या हुआ, समझ आई बात? ये इक्वेशन 1 नोट करो, फिर मैं इसको हटाऊँ। डन, आप लिया? ये बात यहाँ पर छोटा सा लिख लेना W2 वाले में, ड्यू टू इनर्शिया फोर्स एक्ट ऑन द, हाँ हाँ रॉ डेंसिटी, ऐसे निकाल तो रखिए, पूछ देखो सब में, पूछ तो है, ऐसे नहीं बोल सकते।
देखो मेरे पी में कहीं पूछ नहीं होती, रॉ में होती है। देन छापो आराम से, कल तक छापो, कोई जल्दी नहीं। नेक्स्ट वेडनेसडे को ही तो है क्लास। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई लोग पूछ रहे थे ना मुझसे कि सर बायो वालों को फिजिक्स पढ़ाई जाती है, अभी जरूरत पड़ेगी, देखना। ये थ्योरम है जो बायो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना सबको आती है, सबको है जरूरत पड़ती है, हार्ट के डॉक्टर, दिल के। नहीं बेटा ये वेलोसिटी वाला ही आएगा, तो इसको मैं ऐसा कर दूँ। एक्चुअली में क्या है, ये सिंबल में चेंज मैंने इस बार फर्स्ट टाइम करवाया है, इससे पहले मैं हर जगह फिर लास्ट में बच्चे आते थे तो वॉल्यूम में वेलोसिटी है। क्या पाइप के जगह बड़ी बना दी? वो दिखाना जरूरी है। डन, अब तो हो गया। अच्छा इसमें किसी ने बोला ही नहीं मुझे कि सर नॉर्मल रिएक्शन का भी तो वर्क होगा, गुड कांटेक्ट सरफेस में है, नॉर्मल रिएक्शन का भी तो वर्क होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है क्या एमजी? यही सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। वेरी गुड। नहीं, एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो वर्क डन हमेशा जीरो ही होना है। लेकिन फ्रिक्शन का तो वर्क होगा, होगा ना? बस यही सुनना चाहता था मैं, क्यों नहीं होगा बताओ? नॉन विस्कस फ्लूइड ले रहे हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है, तो फ्रिक्शन का भी वर्क नहीं लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो बचा कौन सा वर्क? इकलौता प्रेशर का। ठीक, ऐसे छोटी छोटी चीजें एसेंशियल रीजन में पूछ लेते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क लेना है और या कुछ भी फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी दे देगा। नॉन विस्कस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, विस्कस फ्लूइड में फ्रिक्शन को ही बोलते हैं, ठीक है, तो नॉन विस्कस लिया मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अब बच्चों ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है या हाइट का चेंज है? हाँ, तो देखो जितना मास ट्रांसफर हुआ, मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या ये बोल सकता हूँ, डेल्टा एम H2 माइनस H1, और यहाँ पर जी और आ जाएगा, डेल्टा एम जी H2 माइनस H1, और काइनेटिक एनर्जी हाफ डेल्टा एम लो, एम मतलब जगह कम पड़ रही है मैं। चल मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरा डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आया था बच्चों? डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आया था? एम बाय रॉ पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ डेल्टा एम, और कितना, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, यही तो है वेलोसिटी। यहाँ पर है वी टू, यहाँ पर है वी वन। ठीक है, ठीक, अब ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई चेंज, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आया बच्चों? डेल्टा एम टी H2 माइनस H1। देखो सब जगह से डेल्टा एम कांस्टेंट कॉमन आके कट रहा है, हटा दो डेल्टा एम को, रॉ को सबसे मल्टीप्लाई कर दो साइड, तो देखो यहाँ पर बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू 1/2 रॉ, और इनको सेपरेट कर देता हूँ, वी टू स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ वी वन स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी डेल्टा एम तो चला गया, रॉ जी H2 माइनस रॉ जी H1। कोई दिक्कत यहाँ तक? वन वाले सारे पार्ट को लेफ्ट में, टू वाले सबको राइट में। देखो क्या बचेगा, पी वन प्लस रॉ जी H1 प्लस
हाफ रॉ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस रॉ जी h2 प्लस हाफ रॉ v2 स्क्वायर, यही बचा है। और अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक, इन तीनों का सम सेकंड पॉइंट पे इक्वल आ रहा है। यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूँ कि टोटल सम ऑफ P प्लस रॉ जी एच प्लस हाफ रॉ v स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ या ना? ये पहला छोटे से तरीके से थ्योरम। एक तरीका और है, इससे भी छोटा होता है। वैसे इस डेरिवेशन में छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, बट वो मिस्टेक जो उम्मीद है कोई पकड़ नहीं पाए। आप लोग ने, टीचर्स भी। ये ठीक है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। डिफरेंस बस इतना सा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, डायरेक्ट H2 से H1, जरा सोचो, फाइनल पोजीशन तो जस्ट बगल में थी, तो यहाँ पर क्यों लेकर गया? ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है, बाकी वो भी हो जाएगा, पर उसके लिए मेरे को फिर आप लोगों को 10-12 लाइनें और लिखवानी पड़ेगी। फाइनली आंसर यही आने वाला है, जाने दो मतलब क्या है, छोटा सा डिफरेंस था बस। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया तो ये कुछ गलत हो गया, कुछ। ये टीचर्स भी जनरली यही करवाते हैं, ज़्यादातर टीचर्स होता है ना, यही करवाते हैं। डायरेक्ट ले लेंगे H2 माइनस H, तो डायरेक्ट होता नहीं है वैसे। नहीं नहीं, उसमें क्या होगा, इस पॉइंट पे भी निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, निकालोगे, फिर इन दोनों को माइनस करो, प्लस करोगे इस पॉइंट पर और इसके नेक्स्ट पॉइंट, जब देखोगे फाइनली ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है, बचता ये फाइनल और लास्ट, इनिशियल और लास्ट वाला, बचता यही है। उसमें 4 पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी निकालने पड़ते हैं। हाँ बेटा, मैंने वो नहीं किया, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम यूज, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी सिस्टम की? टोटल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने वही तो लिखा। और एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अपन ने ये दोनों थ्योरम्स एप्लीकेबल है, सही है, कोई टेंशन। इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? दो ही वर्क डन, और एक तो प्रेशर का और एक ग्रेविटी का। ग्रेविटी का वर्क क्या लोगे? नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वापस वही mg लेना पड़ेगा, mg वही लगाओगे सेम। चाहो तो इससे कर सकते हो। ठीक है गुड़िया? क्या टूट गया दांत? क्या बोल रहे हो? समझा नहीं, फिर से बोल। डन। अच्छा, बर्नौली थ्योरम का कोई एप्लीकेशन हो सकता है? क्या क्या यूज हो सकते हैं? या फिर ये थ्योरम आपको बताना क्या चाह रहा है, समझ में आ रहा है? कुछ इस थ्योरम से समझ में आ रहा हो अच्छा सा? चलो एक एक करके छोटे छोटे केसेस से समझना शुरू कर। केस फर्स्ट, पहला पहला केस फर्स्ट समझते हैं, फिर आप लोग जितना चाहो उतना बता दें। मान लेते हैं कि आपके हाथ में एक छोटा सा पाइप है, ठीक है, सेम हाइट पर है, सेम हाइट पे रखा हुआ है, या हाइट सेम ना रखते हैं, चलो हाइट अलग अलग कर देते हैं, वेलोसिटी सेम रख देता हूँ, v यहाँ पर भी और v यहाँ पर भी। तो ये बताओ क्या इसमें बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है।
और मजेदार बात, इस पाइप में सिर्फ पानी रखा हुआ है, अब एप्लीकेबल है? नहीं, वो लॉक है, फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा, तो लगा के देखें एक बार फॉर्मूला, देखो क्या बर्नौली थ्योरम सही बताता है गलत बताता है। बिल्कुल, तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रखो यहाँ पर इस इक्वेशन में, और देखो क्या बचेगा, P1 प्लस रॉ जी H1 इक्वल टू P2 प्लस रॉ जी H2 बचेगा, और यानी कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रॉ जी H2 माइनस H1। ये तो पढ़ा था आप लोगों ने पहले, फ्लूइड हाइट की वजह से प्रेशर में चेंज होता है, तो वहाँ भी अप्लीकेबल है। यही तो डिराइव करा था अपने रॉ जी एच वाला फॉर्मूला, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, देखा था डेल्टा पी इज इक्वल टू रॉ जी एच, हाइट का डिफरेंस, वही तो बता रही है। तो ये वहाँ भी अप्लीकेबल है, स्टेडी मतलब ये स्ट्रीम लाइन के साथ साथ रेस्ट के फ्लूइड में भी अप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक बोरिंग है क्या? एक्चुअली में फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोजेक्टाइल से बहुत गहरा रिश्ता होता है, पता नहीं बहुत पसंद है, जो एग्जाम होता है ना उनको बहुत पसंद है प्रोजेक्टाइल, फ्लूइड में 100% प्रोजेक्टाइल लगाएंगे ही लगा, तो आप लोग को भी ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं थोड़े बहुत, कल तो थोड़े बहुत ही करे थे, आज बर्नौली से भी यूज करके देख, ये देखो करते हैं मस्त क्वेश्चन, टंकी में छेद करेंगे, प्रोजेक्टाइल पाथ में तो आएगा पानी, टंकी में छेद करते हैं आज, डन ये वाला। थ्योरम समझ में आ गया? अच्छा, मैं इसके एप्लीकेशन पे बात कर रहा था, तो बच्चों इसका सबसे पहला मेन एप्लीकेशन कि आप ये समझो कि बच्चों अगर प्रेशर मतलब अगर देखो, मान लेते एक बार के लिए हाइट दोनों की सेम रख देते हैं, तो इस बार क्या बचेगा, P प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर, मतलब कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस बार, नेक्स्ट केस में, केस सेकंड में H1 इक्वल टू H2, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, यही बचेगा। तो यानी कि अगर मान लो आप इस वेलोसिटी को बढ़ा दो, कि टोटल टर्म तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाए, मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, ये बात क्लियर हो? तो यानी कि मैं यहाँ पर एक छोटे से तरीके से आप लोगों को ये समझाता हूँ कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस, वाइस वर्सा होता है, प्रेशर बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अभी इसको समझाता हूँ इसका यूज क्या है, ये बात समझ आई टर्म क्योंकि अपन ने ऐसा, नोट करो इसको फिर बात कर। हो ही नहीं सकता वो, या तो तीनों वेरिएबल होंगे या दो वेरिएबल होंगे, या फिर एक भी नहीं होगा, एक अकेला वेरिएबल हो ही नहीं सकता। प्रेशर बढ़े, प्रेशर में चेंज आया तो या तो हाइट में चेंज या फिर वेलोसिटी में चेंज, या फिर दोनों में आएगा। तो पढ़ लिया क्या वो, बॉयल्स लॉ वगैरह पढ़ लिए अब सब सारे, कौन कौन से थे, बॉयल्स लॉ, गेलुसैक लॉ और चार्ल्स लॉ, ऐसा अवोगाद्रो भी था उसमें, गेलुसैक लॉ पूरा नाम है बेटा उसको, अरे वो गैस लॉ है, नहीं गे उसका पूरा नाम है, तो हो सकता है उसने सिर्फ गेज लॉ लिख दिया हो, गेलुसैक, दो नाम है गे और लूसैक, देखना बताना मुझे। चलो वापस इस पे आते हैं, क्या, अरे गॉस,
गॉस थ्योरम है, वो 12th में पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, वो भी मेरे को ही पढ़ाना है 12th में। गॉस लॉ बोलते हैं उसे, गॉस लॉ। तो केमिस्ट्री में कहाँ गया गॉस लॉ? अच्छा सुनो, ये जो बता रही है अगर वो आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में होगा और कहीं नहीं हो सकता। हाँ, तो ये थोड़ी। अच्छा चलो चलो रहने दो, लड़ाई नहीं करते हैं। अच्छा एक बात ये समझ आ गई कि वेलोसिटी और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। अच्छा एक और बात बताओ, आपने अभी थोड़े टाइम पहले ये भी तो पढ़ा था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यानी मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी वी। यानी कि अगर बच्चों मैंने वेलोसिटी इंक्रीज की तो एरिया रिड्यूस, ये भी होता है। वेलोसिटी इंक्रीज तो ऑटोमेटिक जाएगा। कि मैं यहाँ पर एक और बात लिख दूँ कि अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा। ये 3 पॉइंट समझ अब क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब आपको पहले बायो का एप्लीकेशन बता देता हूँ फिर। हाँ, पूछ सकता है, ये चीज़ पूछ। अच्छा आप लोगों को पता है हार्ट अटैक क्यों होता है? एक्चुअली में हमारे ब्लड फ्लो जो हमारा वेसल उसके अंदर क्या बोलते हैं, वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो जो हो रहा होता है, तो क्लॉटिंग आ जाती है अचानक से, सडन क्लॉटिंग पे हार्ट फेलियर, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं। अब जरा समझो होता क्या है वहाँ पर। एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल की वजह से पर क्या होता है उसके अंदर धीरे धीरे गंदगी अब देखो ब्लड के लिए क्या एरिया रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और प्रेशर, ये चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, एक कंडीशन पे वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, ये रिड्यूस हुआ। अब ये धीरे धीरे और उसके अंदर क्लॉटिंग करना शुरू, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी क्लॉटिंग बढ़ती जाएगी, फिर एक टाइम पे कंप्लीट चॉक कर देगा, जिससे आप बोलते हो अटैक आना। ठीक है, ये बात समझ आए। एक दूसरा एग्जाम्पल तो अपना बायो का एग्जाम्पल, चलो छोड़ो। एक ट्रेन है, राजधानी एक्स, या फिर अभी बढ़िया वो चलो वंदे भारत लेते हैं ज़्यादा स्पीड में। वंदे भारत एक्सप्रेस एक रेलवे स्टेशन क्रॉस करे अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर के साथ। आपका मन हुआ कि सामने से वंदे भारत आ रही है, हम देख के आते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेशन पर फिर वहीं पे खड़े हो गए, जस्ट मेरे बगल से ट्रेन जाने वाली है, क्या होगा? पता है आपको क्या होगा? ट्रेन साथ ले जाएगी अपने। रीजन समझो क्यों। ट्रेन जैसे ही क्रॉस कर रही है उस जगह पर वेलोसिटी तेज है, और आपके पीछे बहुत स्लो है। अगर वेलोसिटी यहाँ पर तेज है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम, और मेरे पीछे ज़्यादा। ये प्रेशर मुझे आगे की तरफ पुश करेगी, और मैं सुसाइड ना भी करना चाहूँ तो ट्रेन मुझे करवा देगी। ठीक है, हम खुद ही उड़ के आगे चल जाएंगे क्योंकि बहुत हाई स्पीड में वो। इसलिए रेलवे स्टेशन पे देखना है कि येलो लाइन बनाई हुई होती है, उस लाइन से पीछे रहो ट्रेन अगर जा रही है तो, वो इसलिए होती है। देखो एक बार, अब बर्नौली थ्योरम पढ़नी ना, अब देख के देखना। अभी तक नहीं नहीं पता थी ना, इसलिए अभी तक कुछ नहीं पता। किसने बोला? अरे तो रुकती थोड़ी हर एक स्टेशन पे। क्या? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि कई छोटे छोटे स्टेशन पे बीच में सर्विस ट्रैक होना जरूरी नहीं, डायरेक्ट में निकाल देते हैं। उस पे है, उस पे है वैसे उन सब में तो बीच में छोटे छोटे बात करो, जैसे जगतपुरा स्टेशन हो गया, सांगानेर स्टेशन हो गया। आपको पता होगा एक गांधीनगर और मेन जंक्शन के बीच में भी एक स्टेशन है, 22 गोदाम रेलवे स्टेशन। तो ये छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, कोई नहीं रुकता वहाँ पर, बना हुआ ही है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। टॉर्नेडो वाली कहानी आनी होगी, पता होता जब टेंजेंशियल बहुत सारी वेलोसिटी अलग अलग वैल्यू पे तुम्हें अंदर लग रही है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं कि आपके पास एक घर है, जिस घर के ऊपर टिन की छतरी लगा रखी है। ठीक है, आंधी आई वो छत उड़ जाती है,
एक्चुअली में क्या होता है, आंधी चल रही है तो बाहर की तरफ वेलोसिटी हवा की बहुत तेज है। क्या आपके घर में भी आंधी चल रही होती है? घर में तो शांत है हवा, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? घर में। बाहर प्रेशर कम है, ऑटोमेटिकली छत को उड़ा के ऊपर ले जाएगा वो, प्रेशर कम। एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा आप लोगों ने, बहुत जोरदार एक्सपेरिमेंट होता है। वैसे एक स्ट्रॉ स्ट्रॉ लेकर और उसमें फूक मार रहे होते हैं स्ट्रॉ में जोर से, और वो कागज वाली बॉल आती है ना छोटी, क्या बोलते हैं, पिंक बॉल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिट बॉल। वो इस स्ट्रॉ के नीचे की तरफ रख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फूक मार रहे होता है, और वो ना नीचे गिरती है ना ऊपर जाती है। वो इसके नीचे फ्लो के जस्ट नीचे रख देते हैं, और वो ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? सेम रीजन। देखो ऊपर की तरफ आपने वेलोसिटी तेज की, ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे की प्रेशर उसको ऊपर धकेलना चाहती है, और ग्रेविटी नीचे जाना चाहती है, अटक जाती है, तो वो एक जगह पर रुक जाती है। एक्सपेरिमेंट देखो। क्या? गेम नहीं है, साइंस एग्जीबिशन वगैरह में दिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज। डीओ जनरली यहाँ पर सभी करते होंगे, जो नहाते नहीं वो करते हैं। हाँ। तो डीओ कैसे बाहर गैस रिलीज करता है? ज्यादा होती है। तो डीओ में तो क्या होता है, हम लोग हाई प्रेशर पे गैस को फिल करके रखते हैं। तो आप जैसे उसका बाहर से कांटेक्ट करते हो तो एरिया, सॉरी, वो क्या होता है कि बाहर प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिकली बाहर आने लग जाता है, तो डीओ का गैस। बट परफ्यूम की जो बॉटल्स आती है वो कैसे बाहर थ्रो करती है? हम लोग उसके अंदर कोई प्रेशर भरते ही नहीं है। तो स्प्रे, तो उसको प्रेस करने से होता क्या है? वो रीजन नहीं है, प्रेशर नहीं बढ़ता, उसके अंदर छेद कर दो तो भी दबाओगे तो भी बाहर आएगा ना। अब समझो समझो होता क्या है। एक्चुअली में क्या होता है, आप इस नोजल को जैसे प्रेस करते हो ना, यहाँ पर मान लो नोजल लगा हुआ है, इसको जैसे प्रेस करते हो यहाँ पर हवा ट्रैप होती है, ये हवा बाहर की तरफ थ्रो करती है, और यहाँ पर पाइप लगा होता है जो आपका अब यहाँ से जैसे ही आपने हवा स्पीडली बाहर की तरफ थ्रो करवाया, क्या प्रेशर रिड्यूस है यहाँ का? बाकी बस यहाँ पर जो रखा है वो ऊपर, प्रेशर रिड्यूस, और जैसे वो ऊपर आ गया बाहर की तरफ थ्रो। बेटा मोदी जी का प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे हो आप। क्या? हाँ नहीं, सेम मोदी प्रोडक्ट है वो। चलो, नहीं वो नरेंद्र मोदी नहीं है वो, समीर मोदी। क्या है मोदी? सिंगर मोदी? कौन सा मोदी? क्या? मोदी जी की? ये गाने तो मेरे को सुनने में ढिंचैक लगते हैं, और किसी के नहीं सुनता मैं। जब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं कम से कम आधे आधे घंटे में ढिंचैक पूजा के गाने सुन लेता हूँ, तो बाकी प्रॉब्लम्स झेलने की हिम्मत आ जाती है। हाँ मैंने सारे सुने, ढिंचैक पूजा के सारे सुने मैंने। क्या? तो होता ही है। वो एक वो फेमस हुआ था ना बीच में एक टाइम पे, तारा भाई जो, क्या नाम था उसका? मैं नाम नहीं जानता। हाँ। तो ये लोग आप जनरली देखोगे ना, कई यूट्यूबर्स का जो नाम ले रहे हो, जानबूझ के का नाम लेते हैं, ताकि उनके फैंस मुझे देखें और फिर एक कंट्रोवर्सी बने, और मेरी वो जानबूझ के होता है और कुछ नहीं होता। तारा भाई जो, अच्छा चलो, पहले आसान क्वेश्चन करवाऊं या फिर डायरेक्ट करवा दूं प्रोजेक्टाइल वाला?
आसान, पहले एक आसान करवा देता हूँ फिर प्रोजेक्टाइल पे चले। वो वाला गाना सेल्फी मैंने ले लिया आज। चलो नेक्स्ट टीचर्स डे पे समृद्धि का परफॉर्मेंस रखेंगे अपन लोग। सेल्फी मैंने ले लिया आज। चिल्ड्रंस डे पे दिवाली पे करोगे? अच्छा चलो एक काम करते हैं, गाना कुछ अलग से लिख लेते हैं इसके लिए, तो ये वो गाने पे गाए, वो ठीक है। नहीं बेटा ऐसा कुछ, सब ऐसे हंसी मजाक करते हैं। अच्छा अच्छा बस, चिल चिल। बेटा क्लास में क्या होता है, थोड़ा हंसी मजाक का माहौल होता है तो टफ टॉपिक आसान हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है और कुछ नहीं। चलो अब अपन चलें आगे। तुम लोग की क्लास में कभी मैंने रोस्टिंग नहीं की? नहीं वो मुझे लगता है कि अगर किसी की रोस्टिंग करनी चाहिए तो करता हूँ, तो पता है आइडिया रोस्टिंग का क्या होता है। पीछे पीछे उसको पता है। बहुत बुरी। नहीं नहीं वैसा भी नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पर किसी, मुझे लगता है कि जब कोई काम नहीं कर रहा है और फालतू में घूम रहा है भटक रहा है अपनी जिंदगी, जनगणना के काम आ रहा है बस, तो फिर उसकी रोस्टिंग होती है, फिर वो काम करने। इकलौता प्रोफेशन है दुनिया में टीचर का जो सिर्फ अच्छे के लिए करता है। एक इंजीनियर का और एक टीचर का, दो ही प्रोफेशन है प्रॉपर जो सिर्फ अच्छे के लिए काम करता है। डॉक्टर अच्छे के लिए नहीं करता, हकीकत बताऊं, डॉक्टर ये सोचता है कि सब बीमार हो मेरा बिजनेस चलता रहे। अच्छे के लिए जो डॉक्टर करता है ना उसके साथ पता है क्या होता है, ये एक वीडियो में देखा था मैंने इसलिए बता रहा हूँ, कि वो एक डॉक्टर बेचारा बढ़िया अच्छे से प्रोफेशन से पढ़ के आया, और उसके बाद वो गया कि मैं अपने गांव में जाकर लोगों की सेवा करूंगा। बेचारा गांव में जाके क्लिनिक खोली, लोग उसके पास गए ही नहीं। फिर वहां पर वो इलाज कैसे कर रहा था लोगों का, वो पैरासीटामोल पीस के दे दिया, बोला इसको जीप पे बबूती लगा ये बबूती जीप पे लगा लेना ठीक हो जाओगे, नींबू मिला मिला के दवाइयां दे रहा है। तो बेचारा करे कैसे इलाज। वहां पर लोग गए नहीं डॉक्टर के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं। बबूती, रात को 12 बजे बाद क्लिनिक खोलता था, बबूती लगा लेना जीप पे, बुखार चला जाएगा। लिखो क्वेश्चन। तो इसलिए ऐसे डॉक्टर, नहीं इंजीनियरिंग में जितने भी प्रोफेशन है सारे के सारे डेवलपमेंट के पीछे ही, सब डेवलपमेंट ही चाहते हैं। डेवलपमेंट, सिविल में चले जाओ डेवलपमेंट, मैकेनिकल डेवलपमेंट। आप जानते हो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स इंडिया के होते हैं। मैकेनिकल, आपने कभी आज तक सुना है कि ट्रेन का एक्सीडेंट इस वजह से हो गया हो कि ट्रेन की पटरी टूट गई हो? कभी नहीं टूटी आज तक, ना ट्रेन का पहिया टूटा है, जबकि सब मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, लेकिन इंडिया में कभी नहीं हुआ। ट्रेन के जो एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, वो ये होता है कि भाई क्या नाम है, पटरी ने खराब कर दी, वो अलग बात है। हाँ, पत्थर लगा के चले जाते हैं, सर उल्टे क्या। हाँ वो गाय आ गई थी। तो ऐसा बहुतों ने किया हुआ है, तो वो लोग खुद कर देते हैं अलग बात है, वरना तो आपने कभी सुना हो कि ऐसे लिफ्ट टूट के गिर गई हो?
कभी नहीं गिरती। वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग 3 गुना पहले लेके चलते हैं। 8 लोगों के लिए बता है तो वो 24 लोगों के लिए डिज़ाइन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं उसे। अच्छा, कभी ये देखा है आप लोगों ने, जो हाई टेंशन वायर जा रहे होते हैं, तो उसको एक लौते खंबे के ऊपर क्यों नहीं लगा देते, ऐसे छोटे छोटे उससे बनाकर क्यों लगाते हैं? अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। तो हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जा रही होती है ना, अच्छा एक और बात बताओ, आपके घर के बाहर से जो मेन बिजली की वायर जा रही होती है, तो बहुत छोटे छोटे तारों से मिलाकर बनाते हैं उस वायर से। एक मोटा वायर क्यों नहीं ले लेते काम में? तो ऐसा कुछ नहीं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए रीजन। सही सही बोल रहे हो तुम, हाँ शायद तुम पढ़ाया था ना। एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया पे ट्रेवल करता है, वो वायर के क्रॉस सेक्शन में ट्रेवल नहीं करता, इसलिए मैक्सिमम सरफेस एरिया बनाने के लिए मैक्सिमम वायर लगाते हैं। तो आपके घर में जो वायर लाते हो आप लोग, वो बहुत सारे छोटे छोटे वायर बने हुए होते हैं, एक ही मोटा वायर क्यों नहीं? चलो लिखो कुछ। ऐसे ऐसा ऐसा कोई टुकुर टुकुर करती नहीं है वो प्लस माइनस अल्टरनेट कर रही होती है एक ही जगह पर। क्वेश्चन, अ लिक्विड मूव्स इन अ स्मूथ ट्यूब of uniform cross section, moves in a smooth tube मतलब non viscous, of uniform cross section, find the pressure P2 of the tube if the pressure at point 1 of the extended tube is P1. The vertical distance between point 1 and 2 is h. Is P1, and the vertical distance between point 1 and 2 h. डायग्राम बनाऊं? कुछ नहीं है, एक ऐसा पाइप रखा हुआ है, ये पॉइंट 1 है, ये बाकी P1 P2 बाकी वो सब। बेटा वो H2 माइनस H1 की वैल्यू H दे रहे, ऊपर से नीचे ये 2 है और ये सॉरी ये 1 है और ये 2 है, ऊपर से नीचे। वेलोसिटी के बारे में कोई आइडिया दिया ही नहीं। पॉइंट 1 पे V1 मान लो, पॉइंट 2 पे V2 मान लो। निकालना है आपको यहाँ पर P2 की वैल्यू, प्रेशर P2 कितना होगा। फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन हाँ। गुड गर्ल, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। करो बाकी बच्चे, क्या हो गया? अरे बस, मैं समझा दूंगा, दिमाग तो लगाने दो, फिर मेरे को बतानी होता मैं। क्या आया?
ठीक है, और H1 माइनस H2 एच दे रखी H2 H1। बेटा एरिया दोनों जगह का क्या अलग अलग दे रखा है अपन को? सेम है। यहाँ का एरिया भी ए, यहाँ का एरिया भी ए, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P। एक बात बताओ, अगर एरिया सेम तो वेलोसिटी भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। अगर ये A1 और A2 इक्वल है तो यानी दोनों जगह वेलोसिटी सेम है। यहाँ पर अगर वेलोसिटी v मान लो तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर बोलेगी मुझे सर आपने वॉल्यूम वाला। ठीक है, लगा दे बर्नौलीज थ्योरम, चिपका दे। तो देखो P1 प्लस रॉ जी H1 प्लस हाफ रॉ v स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रॉ जी H2 प्लस हाफ रॉ P2 स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर। देखो ये दोनों तरफ सेम एक्सप्रेशन गुजर गए। मुझे क्या निकालना था? P2, तो इसको इधर लेकर आ जाए। P1 प्लस रॉ जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू P2, और यहाँ से मेरे पास P2 क्या आ गया? इसकी वैल्यू h है। P1 प्लस रॉ जी एच। आ गया समझ? फिट है क्या फेवरेट? बताओ गाना, मुझे पसंद है गाना। मैं बहुत, मुझे मतलब गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, गाया था मैंने। मेरे को अगर नाम ध्यान नहीं, गाना गाया था। मन मेरा गाया था। एक्चुअली मैं पहले गाना गाया भी करता था। एक बार मैंने खुद के को रिकॉर्ड करके सुना भी था, शौक उतर गया। गाने को एक बार रिकॉर्ड, तब से शौक उतर गया। वो कभी ट्राई नहीं किया। पहले वो एक टाइम पे एक ऐप आया था ना, कराओके करके ऐप था। स्टार्ट में ऐसे थे, ये करा हुआ है मैंने ट्राई। ये मन मेरा वाला जो गाना था ना, वही किया था मैंने। चलो दो अगला क्वेश्चन। अरे तो जब जियो सावन फ्री में है तो फिर जरूरत क्या है किसी और ऐप की? सारे नहीं मिलते। मेरे पास तो यूट्यूब है, और यूट्यूब पे मुझे सब मिल जाता है। क्या होता है? बैकग्राउंड में होता है, किसने कहा? वो आपको नहीं आता इसलिए। यूट्यूब पे बिना ऐड के और बिना बैकग्राउंड पे प्ले सब कुछ कर लूंगा मैं। एड ब्लॉक तो तुम वैसे भी कर सकते हो, एड ब्लॉकर से, एड गार्ड से कर लो। देखो यूट्यूब खूब कर सकते हो, नहीं प्रीमियम मतलब वैसे भी हो जाएगा। एक, हाँ, हाँ, एक एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद यूट्यूब तुम चलाओ बिंदास। हाँ, अब मैं उस ऐप का प्रमोशन नहीं करूंगा अभी। ठीक है। नहीं है।
वो एड ब्लॉकर अलग चीज़ है, एड गार्ड भी अलग। बाकी एक ऐप आता है लेकिन उसमें थोड़ा सा पंगा है बाकी और कुछ नहीं। चलेगा चलेगा, बिंदास चलेगा। एक्चुअली में उसने उस ऐप ने क्या कर रखा है कि उस ऐप ने खुद ने खरीद रखा है और वो सबको प्ले करवा देता है, अपना यूट्यूब डायरेक्ट प्ले कर देता है। नहीं आएगा ना, उसके लिए एड गार्ड यूज करो। एड गार्ड यूज कर लो, एड गार्ड से सारे वो बंद। तुम लोग यूज नहीं करते क्या डीएनएस एड गार्ड? नहीं पता? नहीं अगर आप चाहो ना तो आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है प्राइवेट डीएनएस, पे लिख दिया करो आप dns.adguard.com। तो उसके बाद आपके कोई भी ऐप जो ऐड देता है ना, सारे ऐड बैन हो जाएंगे। फ़ोन खोलो, फ़ोन की सेटिंग में सर्च करो डीएनएस। डीएनएस मिला उसमें, प्राइवेट डीएनएस। चलो उसमें डालो, डीएनएस सर्च करो, प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस में लिखो dns.adguard.com। लिखना पड़ता है। अरे प्राइवेट डीएनएस में आएगा ना। स्पेसिफाइड डीएनएस, अब लिखो इसको, लिखो dns.adguard.com। डाल दिया? अब कोई सा भी ऐप चला लो जिसमें ऐड आता हो, बंद हो जाएगा। तो अभी से पहले से डाउनलोडेड थे ना? यूट्यूब पे तो आएगा। यूट्यूब के लिए थोड़ी मना किया मैंने। हाँ मतलब जिन ऐप में जबरदस्ती ऐड आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। जैसे तुम लोग गेम खेलते हो चेस वगैरह, उसमें ऐड आता है ना जबरदस्ती, वो सब बंद हो जाएंगे। ऐड बंद हो जाएंगे, बंद हो गए। नहीं आएगा, पता है, मैं करता हूँ ये। चलो ठीक है। क्या? स्पॉटिफाई का वैसे ऐड, मैं एक्चुअली में चलाता नहीं तो मेरे को ध्यान नहीं कौन सा ऐड आता है उसमें। एक तो ऐड आता है गानों के बीच में ऐड आ गया। और वो कैसे आता है, अलग से ऐप से अलग से आता है, कैसे आता है? इन ऐप होगा तब नहीं होगा, इन ऐप होगा तो नहीं होगा। अगर वो ऐप जबरदस्ती ऐड दिखाता है ना, तो गलत, तो बंद हो जाएगा। तो उसका सब्सक्रिप्शन लिया ही क्यों जब उसको ऐड मिल रहा है तो? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो। चलो आगे चले अब। एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा टेस्टी दूँ। अब बस करो, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बातें कर लेंगे बाद में। हाँ, ये पानी की टंकी है, वही वाली जो शोले मूवी में थी ना, कूद जाऊंगा फांग जाऊंगा। अब बेटा सस्ता वाला बना रहा हूँ मैं। इसकी हाइट मान लेते हैं 45 मीटर। अरे शोले मूवी देख, अमिताभ बच्चन और मुझे तो अच्छी लगी थी। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं थी ना अच्छी बेटा। और डिंचक पुचक गाने, उसके गाने में अच्छे लगते हैं ना। तो ये टंकी 45 मीटर की रखी हुई थी।
और इसमें पानी भरा हुआ था अप टू 10 मीटर्स। ठीक है, अप टू 10 मीटर्स पानी भरा हुआ था। इस टंकी में दो छेद ठीक है, एक छेद यहाँ पर 5 मीटर पे, एक छेद ऊपर से हाइट बता रहा हूँ 8 मीटर पे। ठीक है, अब दोनों जगह से पानी निकल रहा होगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। हाँ अभी बात कर। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, और अब दे देता हूँ ये वाला एरिया, कितना दो बोलो, आसान दो, 1 मीटर स्क्वायर। बड़ा सा टंकी, बहुत बड़ी सी टंकी। अरे ये यहाँ पर टंकी में छेद करिए टॉप से, 5 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर छोटी टंकी है, और बड़ा चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर का दे दूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में आसान पड़ेगी। और इसको कर देता हूँ 1 mm का, 1 मिलीमीटर के दोनों, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का एरिया दे दिया। हाँ करके बता। टंकी की हाइट है ग्राउंड से। हाँ वो तो अलग है। क्या, हाँ क्यों गिरेगा, ये देखो ये 2 मीटर एक्स्ट्रा 47 मीटर गिरेगा। ठीक है? हाँ ये ग्राउंड पे ही गिरेगा। दोनों के बीच में जो 3 मीटर हो गया ना, ये 3 होगा। पहले हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे करके देखो। क्या, डेंसिटी तो चलो वाटर है वो तो ले लो, ग्राम परसेंट। एक चीज करिए मैंने, एक चीज, चलो तुम लोग ऐसे करो। यार मजा नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में मिसिंग डेटा, तुम लोग कंफ्यूज हो, थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा ज्यादा। इसमें से ये वाला हटा देता हूँ, थोड़ा सा चेंज किया डेटा, कोई बात नहीं। अब वहाँ पर वो लगा दो, क्या बोलते हैं, बंद कर देता हूँ। और डिस्टेंस थोड़ी चेंज कर दो, ये कर देता हूँ 5 मीटर, ये कर देता हूँ 40 मीटर, कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। अब करके देखो, सिर्फ ये रेंज निकालना है इसका। 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट बेटा सोच रहा हूँ, 1 सेकंड क्वेश्चन, फिर मैं बता। यार ये आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, बर्नौली से होगा नहीं, फिर डायरेक्ट कर दो। ये बनता है वेलोसिटी। ये कंटिन्यूटी से ही होगा ये, इसमें ये लगेगा ही नहीं। मैं जो क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ वो कुछ और बनेगा, लेकिन वो टाइम लेगा। मैं जो बनाना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं पाया मैं।
जब निकालोगे तब तो वो आ जाएगा सेंटीमीटर पर। यूनिट सारी सेम रखना, जो रखोगे वही आएगी। क्या 10⁶ आ रही है? 1 मीटर स्क्वायर या हाँ 10⁶ मिलीमीटर में कन्वर्ट किया मैंने, उसको भी mm² में कन्वर्ट किया ना। जो यूनिट रख रहे हो उसी में आएगी, जो यूनिट रख रहे हो उसी में आएगी। 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो दोनों तरफ mm में लोगे ना फिर। अरे क्या इतने समय कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग भी, नालायक। अब तुम्हें बता के मानो। देखो A1 इक्वल टू B2। एरिया ऑफ वन कितना गिवन है मुझे, 10⁶ mm²। और वेलोसिटी ऑफ वन गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू गिवन है 1 mm² और वेलोसिटी ऑफ टू नहीं पता। ये कुछ भी नहीं कटा, 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। जो यूनिट रखोगे वही यूनिट मिलेगा मुझे वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड में करोगे क्या हो जाएगा, 10⁴ तगड़ी वेलोसिटी है। हाँ फर्जी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। तो बेटा कितना हाइट दिया है मैंने, वो 10 मीटर की हाइट से प्रेशर आ रहा है, बहुत तगड़ी वेलोसिटी है। इसे वाटर जेट प्रेशर बोलते हैं, ये पता है तुम्हें, मेटल्स को काट देती है। हाँ मेटल कटिंग में काम लेते हैं ऐसे प्रेशर को अपन। हाँ 10 मीटर की बड़ी टंकी, इतनी हाइट की टंकी तुमने, 10 मीटर टंकी की हाइट नहीं होती। टंकी का एरिया ज्यादा रखते हैं, हाइट ज्यादा नहीं रखते उसकी। तुम अगर ध्यान से देखोगे उसका एरिया ज्यादा रखते हैं, उसकी हाइट ज्यादा नहीं रखते। रीजन ये है कि हमें, हाँ रेंज। हाँ टंकी से तो टोटल 45 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करेगी वाई डायरेक्शन में। आ जा रहा है नहीं आ रहा? क्या नाम है, नाम भूल गया, आदित्य। आ रहा है आज? टाइम 3 सेकंड आ रहा होगा, और 3 सेकंड को 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, तो आया 30,000। तो बहुत, तो ये अपन ने होल भी कितना सा किया, 1 mm² मतलब एक इंजेक्शन वाला होल किया। मैंने एयर रेजिस्टेंस लिया नहीं ना। उसको रोक नहीं सकते तुम। कैसे मतलब? तुम एक बार के लिए मान लो कि वहां पर 1 ग्राम पानी निकल रहा है, ठीक है, पर सेकंड में। तुम जरा मोमेंटम निकाल के देखो किस मोमेंटम से तुम्हारे हाथ को हिट करेगा, इतना प्रेशर होगा तुम्हारे हाथ के आर पार निकल जाए। अच्छा चलो चलो चलो, बस बस बस, दिल पे पत्थर रखे जा रहे हो। गलत कर दिया। 23 पे कर दोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम बाहर बहुत कम टेम्परेचर से आए हो। सेम एसी के साथ गर्मियों में भी होता है। मैं 18 पे चला रहा हूँ, तुम बाहर धूप से आए हो, अचानक से 18 पे आ जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। सेम गर्मियों में भी तो होगा, तुम बहुत कम टेम्परेचर से आए और अचानक सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर से अचानक से टेम्परेचर बढ़ा लिया तुमने, दिक्कत हो जाएगी। सर्दियों में 18 पे रखा जाता
इसका काम होता है वैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना, पर ये ऐसा कुछ नहीं, वो हीट पंप होता है वो। बनवाऊंगा तुमसे, एसी भी बनवाऊंगा, फ्रिज भी बनवाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑन पेपर यहीं पे बनवा दूंगा, हाँ। तो मैं फ्रिज एसी और ये सब कुछ बनाना सिखा दूंगा, ये इंजन कैसे बनाते हैं। नहीं, आप लोगों को एक बेसिक चीज समझ में आ जाएगी, फ्रिज आपके घर में कैसे काम करता है। बताऊंगा ये सारी चीज। तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी। मैं बच्चे सेलेक्ट करके करता हूँ, मैं वो बच्चा देखता हूँ जो रोए ना। पक्का। अच्छा, आप सबके पास अभी फोन है? एक क्वेश्चन अगर मैं ग्रुप में डालूं, क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आधे पेज का, तो ग्रुप में डाल दूं डायरेक्ट? गलत। 6.39 क्वेश्चन डालो ग्रुप। 18। ह्यूमन कंफर्ट है। 18 से 16। सफाई वाला, सफाई वाला। सफाई वाला। आपको पता है यूरोप का सर्वाइवल आपको दूर से देखने में अच्छा लगता है, बहुत बेकार सर्वाइवल है वहाँ पर लाइफ। बहुत बेकार सर्वाइवल लाइफ है। किसको? हाँ। हिमाचल। सियाचिन जाओ। सियाचिन। अच्छा बस करो, बस बस बस। मैंने क्वेश्चन भिजवाया है पढ़ने के लिए, ताकि वो क्वेश्चन करें अपन। बालक क्या करा है? भेज- वाह। मैंने गलती कर दी, मैं ही भेज देता हूँ। अच्छा, भगत सिंह जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी? नेशनल कांग्रेस। पहली बात तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, वो उनके बाद में लीडर बने थे। एक ही है, हाँ हाँ, गेट आउट। कौन सी पार्टी बनाई थी बताओ? भगत सिंह जी। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। बेटा छोटी मोटी चीजें तो पता होनी चाहिए यार।
व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भगत सिंह इन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट? हाँ, पार्लियामेंट में बम फोड़ा था और किसी को मारा नहीं, बाकायदा खुद को अरेस्ट करवाया था उन्होंने। क्या? न्यूज में सबको बता दिया कि भाई बम बनाते कैसे हैं। ये गांधी जी भी थे, आप लोगों को ये बात पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है गांधी जी अहिंसा हिंसा बोलते थे? क्या गांधी जी मारधाड़ में इंटरेस्टेड नहीं थे? थे वो। आप लोगों को ये बात पता नहीं है, आप लोग रियलिटी नहीं समझते हो। गांधी जी बहुत नहीं, ये बहुत गलत लोगों ने गलत फैला रखा है गांधी जी के बारे में। अब जरा मैं बताता हूँ आपको गांधी जी के साथ क्या था। नहीं, अब सुनो सुनो, मैं आपको गांधी जी का रियलिटी बताता हूँ क्या था। आपको ये पता है कि सुन लो, गांधी जी के आने के बाद ही कांग्रेस के दो टुकड़े हुए थे, गरम दल नरम। सुनाइए, क्यों हुआ था ऐसा? गांधी जी को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर दंगा फसाद किया तो ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाएगा। अगर हम लोगों ने मारपीट किया ना, तो वो मस्त हेलीकॉप्टर से आएंगे, बंदूक चलाएंगे और हमारे पास कुछ मारे जाएंगे। तो इन्होंने इसलिए गरम दल और नरम दल बनाया। गरम दल का काम था पीटो, और उसके बाद जैसे पिट के अंग्रेज आते थे वैसे ही अरे अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गांधी जी उसको शांत किया करते थे। इस चीज से क्या होता था, आप याद करो चोरा चोरी कांड। नॉन उसमें चोरा चोरी जैसे ही हुआ था, इन्होंने तुरंत मूवमेंट वापस ले लिया। क्यों ले लिया था? क्यों ले लिया था नॉन कॉपरेशन को वापस? क्योंकि इन्होंने वायलेंस कर दिया था, और जैसे ही वायलेंस हो गया, अब उनके पास पूरा राइट था इनको पकड़ के गोली मारो। तो तुरंत मोमेंट ही वापस ले लिया। अब वो लोग बोल रहे भाई एक दिन तो रहने दो कम से कम, दो चार को टारगेट कर ले हम लोग। गांधी जी ने तुरंत मोमेंट ही वापस ले लिया, हम लोग मोमेंट ही खत्म कर रहे हैं। तो रीजन ये था कि ब्रिटिश चाहते थे कि अब इनको मारा जाए, जैसे वो चाहते थे वैसे वापस ले लिया। कुछ चीजें थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो देश के रूप में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। पर्सनल लाइफ की देश के रूप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी बिल्कुल गलत बात बोली जाती है, इरविन पैक्ट में गांधी जी को धोखा दिया गया था। गांधी जी ने इरविन पैक्ट पे जब साइन किया था ना, उस वक्त इन्होंने बोला था कि जितने भी बालक सुन लो, जितने भी पॉलिटिकल कैदी है ना, उन सबको छोड़ दिया जाए। ये बात लिखवाई थी इन्होंने। गांधी जी इस बात पे चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। एक्चुअली में ये क्यों था, इरविन पैक्ट पे साइन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, आपको पता ही है कहानी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि वहां पर जो ब्रिटेन में पीएम था ना, तो उसके अपोजिशन का जो लीडर था वो उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था। तो राउंड टेबल वन कॉन्फ्रेंस रखवाई, इंडिया में बहुत पंगे चल रहे हैं, राउंड टेबल वन कॉन्फ्रेंस रखवाई, यहाँ के लोग गए नहीं। तो उसका और क्रिटिसिज्म हो गया कि वो तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी बात ही नहीं सुन। इसका वहां पर ब्रिटेन में मजाक बन गया। तो इरविन को फोन किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखवाई, बोला कि अगर इस बार नहीं आए तेरी नौकरी खा जाऊंगा। तो इरविन एक्चुअली में आईएफएस ऑफिसर ही तो था वो, नौकरी खा जाऊंगा उसने बेचारे ने, उसकी टेंशन थी करवाने करवाने कैसे। तो इरविन ने गांधी जी को मनाने के लिए बोला कि ठीक है मैं सारे पॉलिटिकल कैदियों को छोड़ दूंगा। गांधी जी ने कर दिया इरविन पैक्ट पे। ये चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वापस आए तो पता चला उसे इरविन ने धोखा दिया। क्या? भगत सिंह जी पॉलिटिकल, उन पे तो क्रिमिनल केस था, साउंडर्स मर्डर केस, इनको नहीं छोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो लोग बोलते हैं ना, बाकी गांधी जी की छोटी सी गलती यहाँ पर ये थी, अगर वो चाहते अनशन पे बैठ जाते तो मजबूर कर देते हो, पर इन्होंने ऐसा कुछ। यहाँ एक गलती जरूर, बाकी वो इरविन पैक्ट वाला तो इनको धोखा दिया गया था, पता नहीं था। पाकिस्तान को डिवाइड करने के पीछे गांधी जी का 1% भी रोल नहीं। गांधी जी का रोल ही नहीं, आपको नहीं। अभी आपको बताता हूँ इसके इसके पीछे आप चाहे किसी को भी इल्जाम लगा दो, इसके पीछे रोल है ब्रिटिशर्स का सिर्फ और सिर्फ। आपको पता है पाकिस्तान के विभाजन की कब रखी गई? 1905 में रख दी थी उन्होंने इसकी नींव। बंगाल को जैसे ही डिवाइड किया था इन्होंने किस आधार पर डिवाइड किया था? यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, यहाँ पर हिंदू आबादी ज्यादा है, इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पर इन्होंने ये किया, सीटें फिक्स कर दी कि आप यहाँ से सिर्फ ही इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे ये सीटें फिक्स हो गई, आपको पता है ये अंग्रेज तो तीसरा तीसरा विभाजन भी चाहते थे भारत, और इसको गांधी जी ने पुनः पैक्ट जो साइन हुआ था ना, तीसरा विभाजन की नींव अम्बेडकर और इनके बीच में जो हुआ था ना, तो रिजर्व सीट उसने बोला था कि अब ये SC ST के लिए रिजर्व सीट हो जाएगी। जैसे ही एक रिजर्व सीट हो जाती है ना, अब देखो नुकसान क्या होता है। जैसे मान लो जयपुर में मैं एक MLA बना देता हूँ जो सिर्फ मुस्लिम खड़ा होगा हमें, ठीक है,
तो बेटा यहाँ पर जितने भी हिंदू आबादी है ना वो उसकी सुने, जितने भी माइनॉरिटीज, क्या हुआ जहाँ पर फिक्स सीट करते ना उस जगह से धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ बाहुल्य क्षेत्र। अब जैसे वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन गया, अब वो विभाजन की वही चीज हुई। तो एक बाहुल्य क्षेत्र बना दिया इन लोगों ने पहले। तो गांधी जी कब आए थे भारत में? 52, 42, पागल हो गया? 15 या 16 में आए थे। तो 1915 1916 में थे, तो उससे पहले इन लोगों ने तो विभाजन की नहीं। और तीसरा जो कर रहे थे वो एस टी को भी फिक्स दे रहे थे। तो गांधी जी ने बोला मैं डबल सीट दूंगा लेकिन फिक्स सीट नहीं दूंगा, इस बार यहाँ से दूसरे एक फिक्स का वर्चस्व। इसलिए तो गांधी जी को बोला था वन मैन आर्मी बोला था। और भगत सिंह जी, उनका तो सीधे कहना था कमजोर और ताकतवर की बातचीत होती, पहले घर से बाहर निकलो फिर। उनकी बात अलग थी, उनकी सोच थी अपनी जगह। और एक्चुअली भगत सिंह जी चाहते थे कि मुझे फांसी दी जाए, बहुत इच्छा थी उनकी फांसी मिल जाए। पता है क्यों? उन्होंने एक पोयम लिखी, वो पोयम का मैं, मेरे को रिदम याद नहीं है। मतलब मेरे मरने वालों के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। रीजन क्या था इसका? वो चाहते थे एक बार अगर मैं मर गया ना, लोगों में इतना गुस्सा फूट जाएगा कि ब्रिटिशर्स का जीना हराम कर देंगे, और वही हुआ। मतलब हर कोई वो जा रहे शेव करवाने के लिए ब्रिटिश, शेव करवाएंगे, वो नाई भी कर दिया शेव, काट दिया गला। कोई गाड़ी फूक रहा है, कोई किसी को हर तरीके से मार रहा है, कोई घर में सांप छोड़ दे रहा है, बहुत बुरी तरीके से हर कोई पकड़ पकड़ के मार रहा है। इससे तो परेशान हो गए थे ये लोग ब्रिटिशर्स, यार ये तो मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, हर तरफ से हर कोई मार रहा है। इससे भागने के लिए आपको क्या लगता है ब्रिटिश बहुत खुश थे भारत को आजाद करके? वो रीजन ये था कि वहां पर हर दिन 2-4 लाशें पहुंच, रोज मारा जा रहा था कोई ना कोई। और उन लोगों ने इस दर्द को छुपाने के लिए 15 अगस्त को भारत को क्यों आजाद किया? 15 अगस्त का रीजन जानते हो क्या था? ब्रिटिश ने 15 अगस्त को ही क्यों आजाद किया? और पहले भी, बाद में भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे। एक्चुअली में ये लोग 48 में आजाद करना चाहते थे, लेकिन 47 में आजाद कर दी। क्यों ऐसा? एक्चुअली में क्या था कि जो जापान ने सरेंडर किया 15 अगस्त को, तो सरेंडर किया था ना जापान ने, कि अपने खुद की विक्ट्री के नीचे हार को छुपा। वो तो 26 जनवरी का था बेटा, वो स्वाधीनता दिवस जो मनाते थे हम, तो उसको गणतंत्र दिवस में कन्वर्ट करवाया था। तो हम लोग स्वाधीन नहीं है ना एक्चुअली में, हम लोग इंडिपेंडेंट। तो अगर आप सोचो कि हम लोग आज़ाद है तो आज़ाद थोड़ी। हम लोग हमारे गणतंत्र, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। आज़ाद होते तब तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग आज़ाद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन। चलो एक क्वेश्चन भेजा, कर तो लिया ही आप लोगों ने सब, कर लेना फिर अब घर से। ठीक है। आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना